जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे, उन सभी ने इस देश के लिए बहुत सारे सपने सोचे कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम इस तरीके से कार्य करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आम जनता से जो राजनेता थे उन्होंने बहुत सारे वादे किए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद शायद ऐसी बहुत सारे वादे थे जिन्हें पूरा नहीं किया। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कवियों ने और शायरों ने अपनी गजल और कविताओं के माध्यम से बयां की। ऐसी ही एक गजल क्लास 11th हिंदी कोर की बुक आरोह में है, जहां पर दुष्यंत कुमार जी ने उस असंतोष को व्यक्त किया है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे, जहां हम पढ़ाते हैं आपको हिंदी क्लास 9 to 12 सीबीएसई का। अभी हम सीबीएसई कवर अप कर रहे हैं, सारा ही सिलेबस मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले मैं कवर कर दूं। तो एक्सप्लेनेशन पोर्शन में 9 to 12 कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं करा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी क्लासेस में, ठीक है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गजल है, जिसे हम समझ चुके हैं पहले ही, लेकिन आज हम करेंगे उन पर बहुविकल्पीय प्रश्नों। सबसे पहले कुछ शायरियां देखेंगे। आप सभी को पता है अलग अलग शेरों को जोड़कर, शायरियों को जोड़कर गजल बनती है। ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम इन्हीं शेरों पर आधारित, यानी कि इस गजल पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो शेर हैं हमारे पास। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे नेताओं ने ये वादे किए थे हर एक घर को सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन आज देश आजाद हो जाने के बाद क्या देख रहे हैं कि वो सुख सुविधाएं हर एक घर को तो छोड़िए, पूरे शहर में उन सुख सुविधाओं को वो बांटने या देने के लिए कोई भी नहीं। मतलब शहर में ही सुचारू व्यवस्था नहीं, हर एक घर की तो आप बात अलग जाने दीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। क्या कह रहे हैं? दरख्तों के साए मतलब सरकारी योजनाएं जो हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं या सरकार जो फैसिलिटीज हमको देती हैं या जो सरकारी तंत्र होते हैं, उन सरकारी संस्थाओं के जरिए लोगों को जो है वो सुख सुविधाएं, उनको क्या कहते हैं तसल्ली मिलना, ये सारे काम होने चाहिए। लेकिन ये सरकारी संस्थाएं ही आम जनता को लूटने में लगी हैं। तो क्या है, दरख्तों के साए में धूप, यानी कि जिनसे हमें जो है सहारा था, हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होनी थी, वही संस्थाएं आज आम जनता को लूट रही। ऐसी जगह से हमें अब और नहीं रहना, अब यहां से चलो चले उम्र भर के लिए, अर्थात अब इस शहर से पलायन कर जाने की इच्छा करती है। अब इन दो शेरों पर आपके पास में प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या स्पष्ट किया है? अपने आशावादी दृष्टिकोण को, देश व समाज की बुरी व्यवस्था के प्रति निराशा को, अपने निराशावादी दृष्टिकोण को, समाज में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार। तो यहाँ क्या किया है, देश व समाज में बुरी अव्यवस्था के प्रति निराशा, यानी कि जो व्यवस्था हम लोगों ने सोची थी उसके जस्ट विपरीत चीज हो रही है, इससे लेखक बहुत ही निराश है। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार सभी घरों के लिए क्या तय था? वैसे तो हर एक घर के लिए एक एक चिराग था, चिराग की बात हुई थी। चिराग क्या है? सुख सुविधाएं, है ना। सभी को खुशियों की सौगात मिलेगी, सभी को एक एक घर मिलेगा, सभी को घर बिजली आएगी, सभी के विकास के लिए यत्न होगा। तो क्या था, सभी को खुशियों की सौगात मिलेगी, यानी कि हर एक घर के लिए चिरागा, यानी कि सबको सारी सुविधाएं, सारी खुशियां मुहैया कराई जाए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, पंक्ति ही से कवि का क्या आशय है? कवि क्या कहना चाह रहे हैं? ऑप्शन पढ़िए। देश में चारों ओर सुख शांति का वातावरण है? नहीं। आजकल पेड़ों के नीचे छाया नहीं मिलती। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यही है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात क्या है, पेड़ों के नीचे छाया नहीं, धूप लगती है।
इसका सीधे सीधे अर्थ ये निकलता है। लेकिन इन्होंने आश्रय पूछा है, क्या है? देश में ऐसी अव्यवस्था है कि उनके साए में सुख और शांति नहीं मिल रही। यानी कि जिन संस्थाओं से हमें सुख और शांति मिलने की उम्मीद थी, उन्हीं द्वारा जो है उसी के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो नंबर 3 लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया गया है? कवि अव्यवस्था की स्थिति में क्या कहना चाहता है? ऐसे देश को तो सदा के लिए छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसे देश में सुख शांति का बोलबाला होना चाहिए। हमें ऐसे देश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो यानी कि वो उन्होंने छोड़कर चले जाने की बात कही। निम्न में से कौन सा शब्द उर्दू का नहीं? ठीक है, चलिए। मयस्सर, चिरागा, दरख्त और घर। घर तद्भव शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होता है? ग्रह। उसका आपका जो है तत्सम शब्द है ग्रह, ठीक है। बाकी सारे शब्द आपके क्या है? उर्दू के। चलिए आगे फिर से हमारे पास 2 शेर आए, क्या है? ना हो कमीज तब पावों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यानी कि आज जो आम जनता है उनको सुख सुविधाएं तो प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन उनके पास जितनी चीजें हैं वो उसी में अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। यानी कि किसी से शिकायत ही नहीं करते कि भाई मेरे पास नहीं है तो सरकार से जाकर शिकायत करें, किसी से शिकायत करें, कुछ नहीं। अगर उन्हें इस किसी चीज की जरूरत है तो वो उसको उतनी कमी में ही जी लेते हैं। यानी कि उन्होंने सीधे कहा कि भाई कमीज नहीं है ढकने के लिए, तो वो अपने पाँवों को सिकोड़कर अपने बदन को ढक लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यानी कि जहां पर ये सरकार लोगों की सुख सुविधाओं पर तो ध्यान दे ही नहीं रही है, सरकार भी इससे बड़ी प्रसन्न है कि कम से कम हमसे कोई कुछ मांग ही नहीं रहा। ऐसा सरकारी तंत्र के लिए ऐसे लोग जो चुप रहकर काम करते हैं, बहुत अच्छे। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? खुदा नहीं ना सही। खुदा का मतलब क्या है कि अगर मुझे सब कुछ मुहैया नहीं हुआ तो ना सही, कम से कम अगर लोग उन्हें सपनों में देख लेते हैं तो उन सपनों में देखकर ही बहुत खुश है। तो वो भारतीयों के लिए कहते हैं कि भाई उन्हें जो चीजें नहीं मिलती तो वो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं करते, वो उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। उन चीजों को इमेजिन करके सपनों में देख कर ही वे खुश हो जाते हैं। कोई हंसी नजारा तो है, यानी कि चलो सुख सुविधाएं नहीं है तो कम से कम उनकी कल्पना करके ही लोग अपने आप में खुश हो जाया करते हैं। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला है, कवि के अनुसार इस देश के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग साधन संपन्न हैं, यहाँ के लोग अत्यंत विपन्न हैं, यहाँ के लोग अभाव का रोना नहीं रोते, यहाँ के लोग अभाव में रोते रहते। तो वहां पर पहला जो शेर हमने पढ़ा था ना कि कमीज नहीं है तो पावों से पेट ढक लेते हैं, यानी कि वो उसके लिए शिकायत नहीं करते, जितना है उतने में ही रहते हैं। तो सीधे सीधे क्या है? यहाँ के लोग अभाव का रोना नहीं रोते। नेक्स्ट है, देश के शासकों के लिए कैसे लोग अनुकूल है? जो शिकायत नहीं करते, चुपचाप हर चीज को सह रहे हैं, जो विरोध तथा संघर्ष नहीं करते, जो अपने प्रति उदासीन होते हैं, यानी कि अपने बारे में ही सोचने के लिए फुर्सत नहीं लोगों को, जो बहुत ही संतोषी होते हैं, या उपरोक्त सभी। सही क्या है? उपरोक्त सभी, नंबर 4 पे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किन पर कटाक्ष किया है? वो किन पर कटाक्ष कर रहे हैं? भारतीयों की दबी कुचली अशक्त आवाज पर, भारतीयों की व्यवस्था पर, शासन की व्यवस्था पर, या देश की स्थिति पर। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने शासन के बारे में नहीं कहा है, लोग जैसे हैं वो उतने में ही सेटिस्फाई हैं। तो सीधे सीधे ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। तो भारतीयों की दबी कुचली अशक्त आवाज पे, जो उन लोगों को आवाज उठाने का कोई मत। अब दबी कुचली क्यों कहा गया? क्योंकि भाई अभी तक अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमारी आवाज को दबाते रहे। अब वही आदत भारतीयों के अंदर पड़ गई है कि अगर उनको कोई सुविधा नहीं मिलती तो वो चुपचाप उतने में ही सेटिस्फाई है, वो उसके लिए भी आवाज नहीं उठाते। कवि के अनुसार यहाँ के लोगों का भगवान कैसा है? कल्पनात्मक है, यथार्थ है, वास्तविक है, या सम्मुख है? तो वो क्या है? कल्पना में है। खुदा ना सही एक ख्वाब तो है, तो यानी कि सीधे का मतलब इनका खुदा क्या है? कल्पनाओं में। उन्हें ये लग रहा है कि नहीं ईश्वर सब कुछ करेंगे,
ये चीज वो मान के चलते हैं। पावों से पेट ढकने का अर्थ क्या है? अपने अभावों को छिपाना, अपने व्यवहार सही करना, संघर्ष करना, झगड़ा ना करना। तो यहाँ पावों से पेट ढकने का तात्पर्य है अपने अभावों को छिपाना। चलिए अब हम आगे तीसरे काव्यांश में, जहां पर 3 शायरियां दी गई। क्या है? वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के। अब लोगों को फैसिलिटीज तो मिली नहीं, सुविधाएं तो मिली नहीं, तो वो इस चीज के इत्मीनान में है कि भाई हम बोल भी लेंगे तो ये सरकार, ये पत्थर दिल सरकार कहाँ सुनने वाली, इसलिए वो चुप ही रहते हैं। और कवि क्या कह रहे हैं, हमारे शायर क्या कह रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, कि भाई मैं तो उस दिन के लिए बेकरार हूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन कोई तो आवाज उठाएगा और उसकी आवाज में असर होगा जो सरकार के दिलो दिमाग को झंझोर देगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब सरकारी तंत्र क्या है, वो ये चाहता है कि भाई हम जैसे काम कर रहे हैं चुपचाप हम काम करते रहें, हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। तो इसके लिए सरकार द्वारा जो है ऐसे विद्रोही शायर या कवियों को जो है बंदी बना लिया जाता था, उनकी कृतियों को जला दिया जाता था। तो उसी पे कटाक्ष करते हुए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों की जबान को सिल देते हो, अर्थात उनकी कृतियों के ऊपर पाबंदियां लगा देते हो, क्योंकि तुम ये एहतियात के तौर पर कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में हमारे शासन पर किसी तरह का खतरा। नेक्स्ट शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई हम अगर इस देश में जीना चाहते हैं तो अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से जी, भाई अब तो हमारा देश आजाद हो गया, तो अब तो ये देश हमारा है ना, इस पर किसी का नहीं है, हम भारतीयों का ही योगदान है, हमारे भारतीयों की ही ये जमीन है। तो अब मैं अपने देश में अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहना चाहता हूं, और अगर मरूं तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर मेरे को मरना भी आए तो मैं उसी परिस्थिति में मरूंगा जहां पर दूसरे जो हैं वो मेरी जमीन पर कब्जा करें, तो मैं उनको हटाने के लिए ही अपनी जान देना चाहूं। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह पे भी मैं अपनी मर्जी से ही काम करूं। चलिए अब इस पे देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार समाज के शोषित व पीड़ित लोग क्या मानते हैं? सत्ताधारी लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, सत्ताधारी लोग हमारी बात जरूर मान लेंगे, सत्ताधारी लोग पत्थर दिल के हैं, या सत्ताधारी लोग हमारा शोषण करेंगे। तो कवि के अनुसार समाज के शोषित व पीड़ित लोग ये मानते हैं कि भाई यहाँ के सत्ताधारी लोग तो पत्थर के दिल के हैं, इसलिए चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ये लोग तो सुनेंगे नहीं। कवि के अनुसार सत्ताधारी लोग क्या चाहते हैं कि भाई जनता चुप रहे, हम अपना शासन अपने हिसाब से करते रहे, समाज का प्रबुद्ध वर्ग चुप रहे, समाज का प्रबुद्ध वर्ग हमारा विरोध करे, समाज के सभी लोग जागरूक हो जाएं या उपरोक्त सभी। तो सरकार क्या चाहती है कि जितने भी बुद्धिशाली लोग हैं वो चुप रहें, किसी तरह की जो है आंदोलन ये सारे कार्य ना करें। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, इस पंक्ति का आश्रय क्या है? अब भाई अपनी मर्जी के हिसाब से जीने के लिए, अपने देश में अपनी इच्छा अनुसार जिए, सभी अपने बगीचे में गुलमोहर का पेड़ लगाएं, सभी अपने देश में सत्ता पक्ष के सामने चुप रहे या इनमें से कोई। तो सही क्या है? अपने देश में अपनी इच्छा अनुसार जिए। गुलमोहर यहाँ किसका प्रतीक है? एक छायादार पेड़ का, इच्छा अनुसार जीवन जीने का, सत्ता पक्ष का या अपने देश का। तो यहाँ गुलमोहर का पेड़ जो है वो है इच्छा अनुसार जीवन जीने का। गैर की गलियों में गुलमोहर में अलंकार है। अब देखिए गा गा और गा, ठीक है, गैर का गा, गलियों का गा, गुलमोहर का गा। तो गा वर्ड की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही आपके तीनों शेर हैं, देखिए, वे मुतमईन हैं, वे तेरा निजाम है सिलदे, और जिए तो अपने बगीचे में, जिसे मैंने अभी आपको समझाया। अब इसी पर जो प्रश्न है ये पहले वाले काव्यांश से अलग प्रश्न आए। ठीक, क्या है? शेर में वे कौन है? सरकार, आम जनता, कवि या नेता? तो वे मुतमईन है, यहाँ पर वे का मतलब क्या है? आम जनता से। आम जनता इत्मीनान है कि भाई यहाँ तो सरकार पत्थर दिले, हमारी बात को तो सुनने से रही।
आम व्यक्ति की सोच क्या है? भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं पनपती रहेंगी। भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं नेताओं को होंगी। तो सही क्या है? वो मुतमईन है कि पत्थर दिल पिघल सकता नहीं। तो अर्थात क्या है, उन्हें ये लग रहा है कि हमारी ये समस्याएं कभी समाप्त होनी ही नहीं। कवि किनके लिए बेकरार है? क्रांति के लिए, आजादी के लिए, चुनाव के लिए, विद्रोह के लिए? क्रांति अर्थात बदलाव के लिए। उन्होंने बोला ना, मैं बेकरार हूं एक आवाज के लिए। वो आवाज क्या है? क्रांति अर्थात बदलाव की। शासक किस कोशिश में रहता है कि भाई सभी चुप रहे? सिंपल सी एक चीज, कि उनके खिलाफ विद्रोह की आवाज को बुलंद किया जाए? नहीं। कि उनके खिलाफ विद्रोह की आवाज को दबा दिया जाए? कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? तो सही क्या है कि उनके खिलाफ किसी भी विद्रोह की आवाज को दबा दिया जाए, किसी तरह की विद्रोह उनकी सरकार में ना हो। शायर की हसरत क्या है? यानी कि हमारे कवि जो हमारे शायर है दुष्यंत कुमार जी, इनकी चाहत क्या है? कि वह बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे, कि वह मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे, कि वह मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी वाली बात आती है। गुलमोहर के नीचे जीने का मतलब है क्या? अपनी मनमर्जी से जीना। और अपनी मनमर्जी से जीना यानी कि मानवीय मूल्यों को बनाए रखना। और उन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए तो मौत भी आ जाए तो भी वो करने के लिए तैयार है। चलिए, अभी तो हमने अपनी गजल पर आधारित कुछ अलग अलग शेर लिए और उन पर आधारित प्रश्न देखा। अब हम संपूर्ण गजल पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखने वाले। क्या दिया गया है? आजादी के बाद क्या तय हुआ था? नेताओं ने जनता के यहाँ को यह आश्वासन दिया था कि हर घर में आग उपलब्ध होगी। नेताओं ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि हर घर में नौकरी उपलब्ध होगी। नेताओं ने जनता को आश्वस्त किया था कि हर घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, या उपरोक्त सभी? तो सही क्या है? नंबर 3 सारी। चिरागा मतलब कि मैंने क्या बताया? तो सुख सुविधाओं है ना, तो सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट आते हैं, आज की स्थिति के विषय में कवि क्या बताना चाहता है? आज का मतलब नहीं आज ही 2024 की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब कवि ये लिख रहा था, ये गजल लिख रहा था तब। आज स्थिति बेहद निराशाजनक है। आज प्रत्येक घर की बात छोड़िए, पूरे शहर में कहीं भी जन सुविधाएं नहीं है। सही है। आज लोगों का निर्वाह मुश्किल से होता है। तो सारी बातें, तो सही क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवि के पलायनवादी बनने का कारण क्या है? मतलब वो हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर जाने की बात करें तो इसका रीजन क्या है? प्रशासन ने अनेक संस्थाएं लोगों के कल्याण की बजाय उनका शोषण कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने बताया ना कि दरख्तों के साए में जो है वो क्या बताया था उन्होंने? दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चला जाए उम्र भर के लिए, ये चीज है ना। तो वो संस्थाएं क्या कल्याण की बजाय लोगों का शोषण कर रही है। सही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है इस कारण से, और कभी भ्रष्ट तंत्र से दूर हो जाना चाहता है, इसीलिए वो यहां से जा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नंबर 4 है, सरकार ऐसे लोगों से क्यों खुश रहती है जो उसके कार्यों का विरोध ना करे? रीजन क्या है? ताकि वो चाहे सही करे चाहे गलत करे, अपने हिसाब से काम करती रहती। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश हो मनमाने फैसले लेती है। सही बात है। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार जनता का शोषण करती है। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश हो मनमाने फैसले लेती है, जिससे उनकी भलाई तथा जनता का शोषण निहित होता है। नहीं भाई, निरंकुश होकर मनमाने फैसले तो लेती है मगर उसमें उनकी भलाई तो निहित होती नहीं है ना। तो सीधे सीधे हम यहाँ कर लगाएंगे नंबर 2 पे। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार जनता का शोषण कर पाती है। ठीक है, कोई विरोध करेगा तो वो नहीं कर पाएगी, शोषण नहीं कर पाएगी, है ना। चिरागा शब्द का प्रयोग किया गया है दीपकों के लिए, खुशहाली और सुख सुविधाओं के लिए, रोशनी के लिए, नेताओं के लिए। तो यहां पर क्या है? ये शब्द इस्तेमाल किया गया है खुशहाली और सुख सुविधाओं के लिए। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? जनता की आवाज को, नेताओं के भाषण को, नेताओं के वादों को, या जनता की सहायता को? बहुत जरूरी है कि जनता आवाज उठाए, तभी परिवर्तन मुमकिन है। जो चीजें अगर गलत हो रही हैं वो तभी सही हो सकती हैं जब जनता आवाज उठाए। सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और विद्रोह करने की बजाय आम जनता क्या करती है?
वो जैसा है उस चीज को सहती रहती है। सिंपल है ना। शासक वर्ग का साथ देती है, शासक वर्ग के अन्याय का विरोध करती है नहीं, शासक वर्ग के अन्याय को चुपचाप सहन करती है, शासक वर्ग के अन्याय को नजरअंदाज करती है। तो वो क्या कर रही है, वो जो कुछ भी कर रही है वो चुपचाप सहन कर रही है। सिंपल एक चीज है ना। कवि किसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो शासक वर्ग है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है ना। शासन के खिलाफ, शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, शासन के नेताओं के खिलाफ, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहा। प्रश्न संख्या 9 है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। में मुतमईन शब्द का क्या मतलब है? यानी कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं क्या है। मजबूत होना, आश्वस्त होना, तेज गर्मी होना या आश्रित होना। सही क्या है, आश्वस्त होना, यानी कि वो पूरी तरीके से इत्मीनान में है कि पत्थर पिघल नहीं सकता है। किनको विश्वास हो चुका है कि अब समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी? किनको विश्वास है? पीड़ित व शोषित नेताओं को नहीं, पीड़ित व शोषित कवियों को नहीं, आम जनता को, या पीड़ित व शोषित आम जनता। तो सही क्या है, पीड़ित और शोषित आम जनता को इस चीज का विश्वास है कि समस्याएं अब कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से खत्म हुआ हमारा ये गजल अध्याय। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर जितने शेर लिए उन सभी को आपको समझाया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके मुझे वहां से भी आप मैसेज कर सकते हो, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपके सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें भी, उनके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मुझे पर्सनली ही टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।